हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक क्लास लेके आए हैं नई। और ये हमारी बिजनेस स्टडी क्लास है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग, जिसकी हम एक क्लास पहले ले चुके हैं। तो अब फटाफट आप जल्दी से अपनी पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए, ताकि आप इस साथ साथ नोट भी करते रहें। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रहा होगा। बच्चे, इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ, ताकि आपके नोट्स ही बनते रहें। तो देखिए बच्चों, आज हमारी ऑर्गेनाइजिंग क्लास नंबर 2 है। इसी क्लास नंबर 1 हो चुकी है, जिसमें हम उसके मीनिंग्स एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी क्लास नंबर 2 है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या क्या सीखेंगे आज हम बताते हैं आपको। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में और बता दूं कि जो हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था वो क्या सीखा था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि ग्रुपिंग ऑफ ऑल, जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं मैनेजमेंट के अंदर, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपके रॉ मटेरियल है, मशीनरीज है, इन सबको ग्रुपिंग करके इनसे हमें क्या डिजायरेबल जो इनसे आउटपुट हमें निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड हमारा वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग बन जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के बेसिकली इंपॉर्टेंस तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर ये भी होता है कि देखो ऑर्गेनाइजिंग से हमारा जो होता है पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक मैनेज होता है। हम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हो उनको हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर पाते हैं और उससे अच्छा हमारा आउटपुट निकलता है। दैट्स वाई हम अपने जो गोल्स को अचीव करने में हमें बड़ा ईजी होता है। ठीक है, विदाउट ऑर्गेनाइजिंग ये हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चल सकता। तो ऑर्गेनाइजिंग की जो इंपॉर्टेंस है हम वन बाय वन इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता क्या बेसिकली, जैसे हमने लास्ट टाइम भी करा था कि उसमें हमारा था असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, यानी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज था ना, उसमें असाइनिंग ऑफ वर्क था ना, जो हमने लास्ट प्रोसेस किया था। तो ये बेसिकली वहीं पर ही बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम इंडिविजुअल्स की या फिर पर्सनल की या फिर एम्प्लॉयज की कैपेसिटी, उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी फिजिकल कैपेसिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको हम काम क्या असाइन करते हैं, उसको जॉब असाइन की जाती है। दैट्स वाई जब हम उसे जॉब उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग असाइन करते हैं, तो जो वो रिजल्ट देता है, जो वो आउटपुट देता है, वो भी हमारे अकॉर्डिंग देता है, बिकॉज की वो क्या हो जाता है, वो उस पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज्ड है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि राइट वर्क टू राइट पर्सन, यानी राइट जॉब टू राइट पर्सन, यानी जो इंसान, जो पर्सनल, जो इंडिविजुअल किसी काम को करने में इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, उसको वही काम दिया जाता है, जिससे जो है उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी क्या होती है, डे बाई डे ग्रोथफुल होती है। वो पहले से और अच्छा काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बार बार एक ही काम को जब करता है तो उसके अंदर क्या जो स्पेशलाइजेशन होता है, जो एफिशिएंसी होती है, वो डे बाई डे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली जो हमारा जो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हमारा बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। इसमें हर एम्प्लॉय अपने आप को ग्रो करता है और डे बाई डे अपनी एफिशिएंसी क्या करता है, इंक्रीज करता है। देन इसके बाद हमारा आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप ये भी आपने प्रोसेस में पढ़ा था, जहाँ पे आपने एक रिलेशनशिप का टॉपिक पढ़ा था, जहाँ पे एक सबऑर्डिनेट और एक सुपीरियर का रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप भी ये भी होता है। देखिए, जब आप किसी को जॉब असाइन कर देते हो और वो स्पेशलाइज्ड जॉब किसी को भी मिल जाती है, तो वो जॉब को करता है, लेकिन जॉब करने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ पे मैनेज करनी होती है। यानी वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसको वो ओबे करेगा, किससे अथॉरिटी उसको असाइन होंगी, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी होगी। ये सारी चीज़ें क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में आती हैं कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। बेसिकली यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिटवीन जो बोला गया है वो उसके सबऑर्डिनेट और इसके अंदर होता है, सुपीरियर के अंदर होता है। अब होता क्या है उसमें कि उसमें जॉब वर्क भी आपका डिवाइड हो जाता है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि एक मैनेजर होता है या फिर एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर होता है, उसके नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो सुपीरियर होता है वो अपने वर्क को क्या करता है, नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे उसका वर्कलोड भी कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, बेसिकली उसमें मेन चीज़ यही है कि जो मैनेजर यानी जो तुम्हारा सबऑर्डिनेट, सॉरी सुपीरियर, सुपीरियर के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, बट किसको कौन ऑर्डर करना है ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऑर्गेनाइजिंग, जो तुम्हारा जो वहाँ पे हायरार्की सिस्टम है, जो वहाँ का जो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट, यानी कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो ये तुम्हारा होता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सनल की अपनी अपनी रिपोर्टेड फिक्स होती है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, किसके लिए आप अकाउंटेबल हैं। ठीक है बच्चे, देन इसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है
कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आपने वहाँ पर ही पढ़ा था डिपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, यानी जॉब्स को सेम एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे काम जैसे हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकम्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, डे बाई डे के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारी की सारी कहाँ पर आती है, सारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आती है। तो इसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं हम, फाइनेंस डिपार्टमेंट। देन ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल आएगा, वहाँ से गुड्स प्रोडक्शन होगा, फिनिश गुड्स बाहर निकलेगा, सेमी फिनिश गुड्स वहाँ पे रखा होगा। ये सारा का सारा जो हमारा कैलकुलेशन होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन रखता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखता है। ऐसे ही हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होता है कि हमारी कितनी सेल्स मंथ हुई, कितनी नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है, कितना हमारा ईयर का प्लान है, सारा का सारा कितना हमारा मार्केट में ग्रोथ शेयर आ रहा है, कितना हमारी सेल्स डिमांडेड है, ये सारा का सारा सेल्स डिपार्टमेंट है। यानी इसमें क्या होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में कि सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो होता है प्रॉपर तरीके से हर एक डिपार्टमेंट को अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन की जाती है कि आपके क्या काम है क्या नहीं है, सबको सिंगुलर जो टास्क होते हैं वो एक ग्रुपिंग में कर दिए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे जो टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, जो लोअर लेवल होता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप की जाती है, एक कम्युनिकेशन वे डेवलप किया जाता है कि कौन किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। अगर लैकिंग ऑफ कम्युनिकेशन भी होगी तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो वहाँ पे टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम और कम्युनिकेशन ये दोनों बहुत जरूरी है। अगर टाइमली कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे हमेशा जो भी वर्क होगा, जो भी टास्क होगा वो हमेशा डिले होगा। तो यहाँ पर क्या है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक सिस्टम एक चेन डेवलप कर देते हैं जहाँ पे हर चीज अपने अपने ऑर्डर पे होती है, अपने अपने हायरार्की पे होती है, कौन किसको कब कम्युनिकेट करेगा और कैसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमारे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बहुत अच्छा है, ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे जो बेसिक चीज है वो यही है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो हमारा फाइनेंस हो, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल हो, चाहे वो हमारी मशीनरी हो, चाहे वो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर देयर इज, सबका टोटल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो ईच एंड एवरी रिसोर्सेज विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइज, यानी सभी के सभी हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, उनको एक असेंबली के ग्रुपिंग के तौर पे लाते हैं, उन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में लाके उनको हम चैनलाइज करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, देन उनसे हम आउटपुट निकालते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की हम यहाँ पे हर एक ईच एंड एवरी रिसोर्सेज को तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, उसको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्शन आए, जो आउटपुट आए और जो हमारे प्रॉफिट्स आए कंपनी के वो हमेशा हमारे डिजायरेबल आए, जो हमने सोचे थे, जो हमारा टास्क के अकॉर्डिंग जो हमने रखे थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उससे मैच करने चाहिए। तो बेसिकली ये था हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे ईच एंड एवरी रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइज करके उसको बेटर तरीके से उसके जो रिजल्ट है वो अपने अकॉर्डिंग हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन फिफ्थ हमारा आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखिए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई बिजनेस प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होता है और वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है तो नो डाउट वो ग्रोथ भी करता है। ग्रोथ में कई चीजें होती हैं। यहाँ पे हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट्स और इंक्रीज हो जाएं, हमने ऑफ मार्केट में जॉब क्रिएशन की हो, या फिर हम अपने प्रोडक्ट पेनिट्रेशन यानी हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी अपने उसमें प्रोडक्शन में बढ़ा सकते हैं। सपोज करो कि कोई कंपनी ऑयल बनाती है तो मस्टर्ड ऑयल बना सकती है, वो इटेबल ऑयल बना सकती है, वो हेयर ऑयल बना सकती है, वो और कई तरीके की मेडिकेटिव ऑयल बना सकती है। तो डिपेंड करता है कि उसकी पेनिट्रेशन यानी प्रोडक्ट पेनिट्रेशन वो किस तरह से करना चाहती है। तो क्योंकि वो तभी डिपेंड है जब उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग पावर होगी बहुत अच्छी होगी, यानी वो पहले से ही जो बिजनेस चल रहा होगा, जो उनके पर्सनल होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे काम कर रहे होंगे। विदाउट ऑर्गेनाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और जब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे आपकी जो फर्म है, जो बिजनेस है जो आपका, उसमें आप प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ग्रोथ करने के लिए देयर शुड बी द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द रिसोर्सेज, और जब तक आप रिसोर्सेज को फुल्ली कंज्यूम नहीं करोगे आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज आप अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाओगे। तो बेसिकली आपको अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए होती है, जिससे आप क्या करते हो अपने फर्म का या अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते हो और उसको ग्रोथ करते हो। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपकी जॉब इन्वेस्टमेंट होती है, आप जॉब एक्सपेंशन करते हो, मार्केट में जॉब क्रिएट करते हो, आप एक अच्छे एम्प्लॉयर के रूप में आते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, आप सोशल सर्विस भी करते हो मार्केट के अंदर, अपने प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करते हो, अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ करते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के अंदर, ठीक है। देन आता है एडेप्टेशन टू चेंज। एडेप्टेशन टू चेंज का मतलब ये होता है कि जब आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको जो मार्केट में जो छोटे-मोटे चेंज आते हैं, जैसे क्योंकि मार्केट आ डायनामिक, आपको पता ही है, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा कि मार्केट आ डायनामिक,
लेकिन मार्केट डायनेमिक में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो तो आप किसी भी चेंज के लिए कैपेबल होते हो कि आप इस चेंज को आप क्या करते हो, इजिली आप उसको फेस कर सको। बिकॉज अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी अवेलेबल नहीं है, या फिर वो चैनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो आप किसी भी डायनेमिक चेंज के लिए तैयार नहीं हो, और वहां पर आपको बहुत बड़े फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर किसी भी फेलियर से बचना चाहते हैं, फिर किसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर इजीली उससे चेंजेस से निकलना चाहते हैं, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग बिटवीन द ऑल रिसोर्सेज एंड मैन पावर आल्सो। ठीक है, तो आपको जितने भी आपकी मैन पावर है, जो रिसोर्सेज है, आपको उनके बीच में अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगा, अवेलेबिलिटी होगी, कम्युनिकेशन फास्ट होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, तो वो किसी भी चेंज के लिए तैयार रहते हैं, यानी अपने आप को किसी भी चेंज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रेडी करेंगे और उस चेंज से वो इजीली बाहर निकल जाएंगे और उसको इजी तरीके से फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था तुम्हारा एडेप्टेशन ऑफ द चेंजेस। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखिए डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में क्या होता है, इसमें जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर कोई भी जब हम अपनी जॉब्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पर एक पावर दी जाती है मैनेजर्स को या फिर उसके सुपीरियर्स को, कि वो अपने वर्क को सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी असाइन कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ जॉब्स, यानी इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ क्या हमें उसको जॉब भी देनी पड़ती है, काम के अकॉर्डिंग उसको पावर्स यानी अथॉरिटी देनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि जो आपका सबऑर्डिनेट जो आपका सुपीरियर होता है, उसकी जो वर्क बर्डन है वो क्या होता है, कम होता है, और वो जो वर्क होता है वो किस पे ट्रांसफर होता है, वो सबऑर्डिनेट्स पे ट्रांसफर होता है। जब वो वर्क सबऑर्डिनेट्स पे ट्रांसफर होता है, तो ये उनको चांस मिलता है कि इसको सबऑर्डिनेट्स को, कि वो अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सके, अपनी एफिशिएंसी को शो कर सके। जिससे क्या होता है, जिससे जब इनको काम मिलता है, सबऑर्डिनेट्स को जब ज्यादा काम मिलता है या उनको प्रॉपर तरीके से काम दिया जाता है उनके अकॉर्डिंग, तो वो अपनी जो कैपेसिटी होती है, अपनी जो एफिशिएंसी होती है, अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, उसको वो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, प्रूव करते हैं। दैट इज उनके जो डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस में डेवलपमेंट आता है, डेवलप होता है, वो और कॉन्फिडेंटली होते हैं और अपने यूज को रखते हैं और अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये बेसिकली आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से काम असाइन करेंगे, उनको देंगे प्रॉपर तरीके से, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम कम कर देंगे, बट उनकी भी हम आर्ट्स को, उनकी क्रिएटिविटी को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। वो भी आगे जाके अपने अकॉर्डिंग काम को करना चाहेंगे और अपने काम को करने में वो एक्सपर्ट होते हैं, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में कैपेबल हो पाए। तो बेसिकली ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको प्लीज बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि और बच्चे भी इसके बेनिफिट्स ले सकें। तो बेसिकली मैं क्लास को यहीं पर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम हमारा एक अच्छी क्लास लेके आएंगे। और प्लीज बच्चों इसके आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने मत भूलिए, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है इसके। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स क्रिएट कीजिए। इसी तरह हम आपको एक नई क्लास फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।